आज हम सेल इंजरी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं या सेल से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सेल पे स्ट्रेस आती है, तो सेल अपना होम्योस्टेसिस ऑन करता है। होम्योस्टेसिस ऑन करने के बाद सेल अपनी अडाप्टिव स्टेट में चला जाता है। तो अडाप्टिव स्टेट जो है वो रिवर्सिबल होती है। अगर तो वो नीड पूरी ना हो सर, उस सेल जो है वो उस स्टेट को, उस स्ट्रेस को, उस इंक्रीज डिमांड को ओवरकम ना कर पाए, तो वो अडाप्टेशन से सेल इंजरी की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली अगर अडाप्टेशन जो रिवर्सिबल ना हो, रिवर्स ना हो, तो सेल इंजरी होती है। आगे सेल इंजरी की भी दो टाइप्स होती हैं। सेल इंजरी रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। जब सेल इंजरी रिवर्सिबल हो तो सेल इंजरी के बाद रिवर्सिबल इंजरी की तरफ से होते हुए दोबारा नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। और अगर सेल इंजरी इरिवर्सिबल हो तो अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। अडाप्टेशन जो है वो एक लिमिट तक ही होती है। एक्सीडिंग दैट लिमिट, जब भी वो अडाप्टेशन उस लिमिट से बढ़ती है तो सेल इंजरी हो जाती है। सेल इंजरी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो तमाम तब्दीलियाँ जो सेल की वापस नॉर्मल या अडाप्टिव स्टेट में जाने को रोकें, वो सेल इंजरी कहलाएंगी। चेंजेस दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल और अडाप्टिव स्टेट, नॉर्मल या अडाप्टिव दोनों में से किसी एक स्टेट की तरफ भी सेल अगर ना जा पाए, तो वो तब्दीलियाँ जो है उनको हम सेल इंजरी कहेंगे। सेल इंजरी में बहुत से फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन है सिविरिटी एंड स्ट्रेस टाइप, के जो स्ट्रेस है वो उसकी शिद्दत क्या है। अगर तो वो कम शिद्दत की है तो सेल डैमेज कम होगा या नहीं होगा, सेल उसको ओवरकम कर लेगा। लेकिन अगर उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो सेल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की मिसाल ले लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सेल को बहुत जल्दी डैमेज कर देगा, लेकिन अगर वीक एसिड होगा तो वो सेल को जल्दी डैमेज नहीं करेगा। ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन, अगर तो सेल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रही है तो सेल डैमेज नहीं होगा। और इसी तरह न्यूट्रिशन का है कि अगर सेल वेल नरिश्ड है तो डैमेज होने के, इंजरी होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही हैं। और अगर सेल मेल नरिश्ड है तो उसको अल्टीमेटली इंजरी होगी इंक्रीज डिमांड या स्ट्रेस की वजह से। आगे आ जाता है मेटाबॉलिक स्टेट, कि आइदर सेल एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में है या रेस्टिंग में है। अगर तो सेल एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में होगा तो वो उस इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि सेल के लिए हार्मफुल होंगी। और अगर इसके मुकाबले में अगर सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है तो वो इंजरी उसमें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और प्रीवियस स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर सेल पहले ही अडाप्टिव स्टेट में है और उसका जो होम्योस्टेसिस है उसको इस बात पर जोर दे रहा है कि आप मज़ीद अपने अडाप्टिव स्टेट को मजबूत करें ताकि इस स्ट्रेस को ओवरकम किया जाए, तो वो हो सकता है उससे ना हो। क्योंकि नॉर्मल स्टेट से अडाप्टिव स्टेट में जाना आसान है, अडाप्टिव स्टेट से आगे फिर सेल इंजरी होती है। इंक्रीज डिमांड हो अप टू अ लिमिट, उसके बाद तो फिर इंजरी होगी। आगे आ जाता है ड्यूरेशन, अगर तो जो है स्ट्रेस या इंक्रीज डिमांड वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो सेल इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली सेल इंजरी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा सेल। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व, कि किस किस्म का सेल इन्वॉल्व है। ब्रेन सेल जो है मिसाल के तौर पे वो सेंसिटिव होते हैं बकावला स्केलेटल मसल। तो अगर हाइपोक्सिया हम देखते हैं ब्रेन सेल्स में तो 4 to 5 मिनट का हाइपोक्सिया जो ब्रेन सेल्स बर्दाश्त करते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। और इसके मुकाबले में स्केलेटल मसल सेल जो है वो 2 से 3 घंटे का हाइपोक्सिया बर्दाश्त करते हैं। सेल इंजरी के बहुत से काजेज होते हैं, जिनमें नंबर वन पे है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की जो मकदार है वो पूरी नहीं है तो सेल की मेटाबॉलिक्स जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो उससे मुतासर होंगी, सेल की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और अल्टीमेटली सेल डैमेज होगा। केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स, ये भी सेल्स की जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में वो अल्ट्रेशंस पैदा करते हैं। जैसा कि अगर हम पैरासीटामोल को बल्क अमाउंट में ज़्यादा देर के लिए लें तो उससे हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम जानते हैं जो बीमारियां वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, तो अगर इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म का जो सेल पे हमला हो गया तो वो सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। इम्यून रिएक्शंस भी सेल इंजरी काज करते हैं। जेनेटिक डिरेंजमेंट्स और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, अगर सेल की न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पूरी हो रही तो वो इंजरी की तरफ जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा। और फिजिकल एजेंट्स, अगर फिजिकल एजेंट्स या सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है किसी स्ट्रेस की वजह से तो अल्टीमेटली सेल जो है वो इंजर हो जाए। ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, हाइपोक्सिया इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सेल अपने ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाता, उसको जितनी नीड होती है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये हाइपोक्सिया है। और इस्कीमिया है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेल, सेल को जब ब्लड सप्लाई लॉस हो जाएगी तो तब भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने ब्लड से लेनी है।
और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है तो वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बनिस्बत ज़्यादा टाइटली बाउंड होगी और उसे छोड़ेगी भी नहीं, और अल्टीमेटली जो है वो हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सेल लेवल पे बहुत कम हो जाएगी। केमिकल एजेंट्स पॉइजन्स हैं, ये मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को अल्टर करते हैं, जिससे जो आयंस इम्बैलेंसेस होते हैं और अल्टीमेटली सेल इंजर हो जाता है। और थेराप्यूटिक एजेंट्स हैं कि कुछ जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जाएँ तो वो भी सेल इंजरी काज करती हैं। अब हम स्टडी करेंगे वल्नरेबल इंट्रासेलुलर सिस्टम के सेल के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से पॉइंट्स पे अगर वो पूरी तरह नीड पूरी नहीं करेंगे तो सेल डैमेज हो जाएगा, वो इंजरी की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले आता है एटीपी जनरेशन सिस्टम। अगर तो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही तो अल्टीमेटली वो सेल की जो नीड है, एनर्जी की नीड है, वो पूरी नहीं होगी और सेल इंजरी हो जाएगा। इसमें आता है कि लो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम होगी या ग्लूकोज कम होगी तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी, तो उसमें जो उसकी एनर्जी है वो नहीं मिलेगी तो सेल इंजर हो जाएगा। और अब नॉर्मेलिटी इन इंजाइम, तो ये इंजाइम ही हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो इन्हांस करते हैं, उनको लेकर चलते हैं। लेकिन अगर इंजाइम में अब नॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी और सेल इंजरी हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, मेम्ब्रेन इवन ऑर्गेनल्स और सेल की मेम्ब्रेन दोनों की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको ये डैमेज होंगी तो सेल अल्टीमेटली इंजरी की तरफ जाएगा। आगे आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, डैमेज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम और डिफेक्टिव एंजाइम। अगर तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन सेल की जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, डिफेक्टिव हो चुकी हैं, तो सेल अल्टीमेटली इंजरी की तरफ जाएगा। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम डैमेज हो गए हैं तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी, और अगर प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो सेल अपना स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रखेगा। और एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटेग्रिटी ऑफ जेनेटिक ऑपरेटर्स। जेनेटिक ऑपरेटर्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ये देखा गया कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो अपनी ज़्यादा नीड्स की वजह से खुद ही डेथ की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पूरी होती, वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। तो डीएनए डैमेज और इंटरफेरेंस जब भी होगी तो सेल will ultimately move towards injury. So it was all about cell injury.